हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ रेडियो सक्रियता, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और ये जो इंपॉर्टेंट लेसन है सिर्फ एसएससी वालों के लिए नहीं, पीसीएस वालों के लिए नहीं है। खास के जो इंपॉर्टेंट लेसन है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आईएएस के लिए। क्योंकि आईएएस में, पीसीएस में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एसएससी में पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको समझने के लिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यकता है। और इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? इसमें पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, आइंस्टीन का समीकरण E बराबर डेल्टा mc², सूर्य कैसे काम करता है, परमाणु बम कैसे काम करता है, नाभिकीय बल क्या होती है, नाभिकीय बल कैसे लगता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। दोस्तों ऐसे सारे सवाल पे, मैं भी बहुत छोटा नाम लिया हूँ, ऐसे सारे सवाल पे मैडम क्यूरी, रेडियम क्या होता है, यूरेनियम क्या होता है, प्लूटोनियम क्या होता है, मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज कैसे किया, इसे क्या होता है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली, रेडियम के परमाणु बम किससे बनाया जाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, ज़्यादा घातक सिद्ध होगा, जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो किसका बना हुआ था। दोस्तों सारा सवाल पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए दोस्तों, और सतर्क हो जाइए, जुड़ जाइए और एनालिटिकल हो जाइए दोस्तों। और जितने लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे उनसे निवेदन है, प्लीज़ मैं पूरा लेसन बाय लेसन पढ़ाता हूँ, पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद आपको साइंस में कहीं समस्या नहीं होगी। फिर मैं आगे पीसीएस का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस को इन करने के बाद। ठीक है दोस्तों, पीसीएस का आईएएस का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, एसएससी का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। इस साइंस को खत्म करने के बाद मैं पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, बायो पढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। यकीन रखिए, बस मैं जितना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आपको भी इतना ही मेहनत करना होगा, इतना ही मेहनत नहीं, इससे ज़्यादा मेहनत करना होगा। मेरा तो काम है सिर्फ आपको पढ़ाना, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना, और आपका काम है खुद में मोटिवेट होना, खुद की जंग से लड़ना, खुद की सपनों को साकार करना, तथा मेरा भी सपनों को साकार करना, रिजल्ट देना, किसी के सपनों पर पानी ना फिरे इसको पूरा करना, और आपको खुद से हद से ज़्यादा मेहनत करके और रिजल्ट देना सबसे बड़ी काम है। प्लीज़ दोस्तों ये जरूर करें, और जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो उम्मीद मैंने आपसे रखा है, वो उम्मीद प्लीज़ आप पूरा करें। आपके लिए जितना मैं हो सकता है आप प्लीज़ कमेंट्स करें। कोई अगर समस्या होती है, मेरी तरफ से कोई कमी होती है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर उसको पूरा करूँगा। लेकिन साथ में आपको रिजल्ट देना होगा, और रिजल्ट आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उसको जांचने के लिए मैंने आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। हर संडे को मैं टेस्ट सीरीज लूँगा, एक टेस्ट की व्यवस्था किया है, वो मैं 9 से 10 के बीच में टेस्ट लेने वाला हूँ अपने ग्रुप में। जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 सतर्क हो जाए अच्छे से। और आज जो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ प्रकाश, मानव नेत्र और मात्रा का टेस्ट लेने वाला हूँ। इसे दोस्तों 50 प्रश्न होंगे, और 50 प्रश्नों में आपको दोस्तों अभी तक मैंने पढ़ाया उसी में से सवाल है, मानव नेत्र और मात्रक, और मानव नेत्र, मात्रक और प्रकाश, इस लेसन से सवाल पूछे जाएंगे आज का जो होगा। और उसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, 9 से 10 के बीच में ही सारा सवाल का जवाब एक नोटबुक में लिख के और सेंड कर देना है। और जो लोग जीतेंगे उनको इनाम के रूप में बधाई दी जाएगी, मैं बधाई दूंगा खुद, और पता चलेगा कि कितने लोग कितने मेहनत कर रहे हैं। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप उतना कर पा रहे हो कि नहीं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, प्लीज़ हाँ, अगर आप में कोई कमी है तो प्लीज़ इस टेस्ट को इग्नोर मत करें, क्योंकि आपको अपने आप में एक होता है ना, एक औकात, वो पता चल जाएगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। मैं जानता हूँ औकात शब्द बोलना सही नहीं होगा पढ़ाई के मामले में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, क्योंकि इस वर्ड से इंसान को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं ये औकात की बात करें, मैं इनको बताऊँगा कि मेरी औकात क्या है। मेरे को पता है ऐसे लोग होते हैं, और आपको मैंने मोटिवेट करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है, कृपया से गलत ना समझे। और दोस्तों प्लीज़ टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। मैं देखना चाहता हूं कि आज के टेस्ट में जितने लोग हमसे जुड़े हैं उसमें कमाल कौन करते हैं। और जो लोग कमेंट्स किए थे जिनका मैं व्हाट्सएप में ऐड नहीं किया, आज मैं सभी को ऐड कर लूँगा प्लीज़। और मेरा हर वीडियो को मैं जिस दिन अपलोड करता हूँ उस दिन ही देख के कंप्लीट कर ले। और दोस्तों साथ में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने के साथ ही आप पढ़ लें, नोट्स भेजूंगा, नोट्स को भी पढ़ लें और अच्छी तरीके से पढ़ लें। जिस दिन मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, मैं पूरा नोट्स का एक PDF बना के आपके पास भेज दूंगा। एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, उसका दोस्तों कहीं कंप्लीट नहीं होगी, कहीं समस्या नहीं होगी, कंप्लीट तो ही जाएगी। चलिए मैं आज मैं बात करता हूँ रेडियो सक्रियता के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बात करता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों बात है बहुत दिन की, लगभग 1886 ईस्वी। 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हेनरी बेकुरेल, दूसरे का नाम था, दूसरे थे जिनका नाम था मैडम क्यूरी, याद रखिएगा, और तीसरे का नाम था प्रोफेसर पियरे क्यूरी। तीनों नाम याद कर लीजिए। सन 1886 की बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकुरेल, दूसरा थे मैडम क्यूरी, और तीसरा थे प्रोफेसर पियरे क्यूरी। ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है, पति पत्नी थी। हेनरी बेकुरेल बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे उस समय के। हुआ क्या एकाएक कि हेनरी बेकुरेल ये तीनों एक साथ प्रयोग करते थे। एक साथ प्रयोग करके सन 1886 की बात याद रखिएगा, हेनरी बेकुरेल फोटोग्राफिक प्लेट को ले जाके दराज में रख दिए।
तो फोटोग्राफिक प्लेट को दराज में रख दिए, रखने के बाद उसको एक पेपर में लपेट के दराज में रख दिए। दराज में लपेटने के बाद जब खोल के देखे 2-3 दिन बाद देखें तो इनको पता चला कि जो पेपर है वो पूरा काला पड़ गया है और फोटोग्राफिक प्लेट पूरा प्रभावित हो गया है। तो ये हेनरी बेकरवेल सोची कि 2 बातें हो सकती है। कब की बात है? 1886 की। इसी समय दोस्तों रुंटगेन ने एक्स किरण का खोज किया था, एक्सरे का खोज किया था 1886 में रुंटगेन ने, याद रखिएगा रुंटगेन। तो ये हेनरी बेकरवेल सोची कि आखिर क्या माजरा क्या है। फोटोग्राफिक प्लेट प्रभावित हो गई। कौन सा प्लेट दोस्तों? फोटोग्राफिक प्लेट। मैंने बताया फोटोग्राफिक प्लेट में बहुत सारा का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, यूरेनियम नाइट्रेट का फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयोग किया जाता है। तो ये सोचिए हेनरी बेकरवेल की आखिर क्या बात है। हेनरी बेकरवेल याद रखिएगा और मैं नोट्स भेजूंगा उसमें अच्छे से फिर पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचिए कि क्या बात है, या तो पेपर काला पड़ गया, फोटोग्राफिक प्लेट भी काला पड़ गया, फोटोग्राफिक प्लेट काला पड़ गया, प्रभावित हो गया। इसका 2 रीजन, या तो फोटोग्राफिक प्लेट कुछ करता होगा पेपर के साथ, नहीं तो पेपर कुछ करता होगा फोटोग्राफिक प्लेट के साथ। आखिर माजरा क्या है? तो ये परेशान हो गए। एक गए दौड़ के मैडम क्यूरी के पास और प्रोफेसर पियरे क्यूरी के पास। तो बोले कि देखो माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद 1887 ईस्वी में, मतलब 1886 के लास्ट में, दिसंबर लास्ट में 87 में इनको पता चला कि ये जो पदार्थ है फोटोग्राफिक प्लेट, इसमें यूरेनियम होता है। क्या होता है? यूरेनियम होता है। और वो जो यूरेनियम होता है और कुछ पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ कुछ अदृश्य किरणें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कुछ अदृश्य किरणें निकालते हैं, जिस किरण को देखना संभव नहीं है, और यह किरण बहुत हानिकारक होते हैं। और दोस्तों जो अदृश्य किरण होते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो वेव्स। अदृश्य और हानिकारक किरण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स मतलब रेडियो विकिरण। इसलिए दोस्तों रेडियो विकिरण मतलब कुछ जो पदार्थ है, फोटोग्राफिक प्लेट है, जो कागज़ को काला कर दिया, खुद प्रभावित हो गया, वो जो है वो रेडियो सक्रिय विकिरण निकालता है, रेडियो वेव्स निकालता है। और इसलिए इसका नाम 1886 में रखा गया रेडियो सक्रिय पदार्थ। इसका नाम क्या रखा गया? रेडियो सक्रिय पदार्थ। और इससे जो किरण निकल रहा था उस किरण का नाम रखा गया रेडियो सक्रिय किरण। और ये जो घटना थी, इस घटना का नाम रखा गया रेडियो सक्रियता। कंप्लीट है? पूरा कंप्लीट है दोस्तों। कब दोस्तों? और इसका खोज नाम कब रखा गया? 1887 ईस्वी में। तो ऑप्शन में याद रखिएगा 1886 या 87 पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोनों कभी कभी 1886 ऑप्शन दे देता है, कभी कभी 1887 ऑप्शन देता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है? किसने खोज किया था रेडियो सक्रियता का? हेनरी बेकरवेल, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी। और उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व थे वो थे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट तत्व थे दोस्तों, और सभी का मैं चर्चा करूँगा अभी। तो दोस्तों ये जो मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी थे, दोनों पति पत्नी थे, ये दोनों रिसर्च में लगे। और रिसर्च में लगने के बाद बहुत ज़्यादा समझ में आया पूरा बात, ये रिसर्च में लगे। और रिसर्च में लगने के बाद पूरे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए, रिसर्च किए, तो उनको पता चला कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रेडियो सक्रिय तत्व है, कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं जो रेडियो सक्रिय किरण निकालते हैं। और उन पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, उन किरण को रेडियो सक्रिय किरण कहते हैं, और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो दोस्तों उस तत्वों में इनको पता चला कि कुछ तत्व है। तत्व में था दोस्तों, याद रखिएगा, पहला तत्व था वो था यूरेनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तत्व था दोस्तों, याद रखिएगा, पहला तत्व कौन था? यूरेनियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय के लिए। ठीक है? उस समय माना जाता था कि सबसे शक्तिशाली तत्व यही है, यूरेनियम। और कुछ तत्व थे दोस्तों जिसका नाम था थोरियम, और कुछ तत्व थे जिसका नाम था, याद रखिएगा, फ्रांसियम। और कुछ तत्व थे जिसका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, प्लूटोनियम। कौन कौन दोस्तों? मैं बार बार बोल देता हूँ, यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम और प्लूटोनियम। ये 4 तत्व दोस्तों उस समय के सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे, और इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है? मैं पूरा बता रहा हूँ दोस्तों। इस लेसन का मैं इतिहास पर्चा तोड़ दूंगा, पर्चा फाड़ दूंगा, पर्चा बता दूंगा। लेकिन सतर्क होना है आपको, एनर्जेटिक होना है, और दोस्तों अच्छे से पूरा सीखना है। मैं जितना बात बोलता हूँ हर बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हर बात के पीछे आप दौड़ें और हर बात को याद करके रखें। जो मैं जितना बात जानता हूँ दोस्तों, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। गिफ्ट के तौर में मैं जितना जान रहा हूँ दोस्तों, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, और जितना एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूरा बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों, एग्जाम में उतना ही पूछा जाएगा जितना मैं जानता हूँ, और मैंने बहुत सारा इसके बारे में सर्च किया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों अच्छे से सीखिए और अच्छे से जाने, और प्लीज़ पूरा अच्छे से कंप्लीट कर ले, नोट्स बनाते जाए, और इसके बाद मैं नोट्स भेज दूंगा, नोट्स को पढ़ ले और PDF डाल दूंगा, PDF पढ़ ले, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों यूरेनियम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों
रेडियो सक्रियता का कुछ कारण भी खोजा गया कि रेडियो सक्रियता आखिर ऐसा क्यों करता है। तो रेडियो सक्रियता दोस्तों, रेडियो सक्रियता को क्या किया गया, जो फोटोग्राफिक प्लेट था जो प्रभावित हो गया था उसको ले जाके दराज से ले जाके और बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसमें नाभिकीय अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया होती है? नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और नाभिकीय अभिक्रिया जब होती है तो क्या नाभिकीय अभिक्रिया, जितने भी अभिक्रिया हैं वो अभिक्रिया गैस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं, दाब पर निर्भर करते हैं, बाहरी कारक पर निर्भर करते हैं। तो क्या रेडियो सक्रिय में जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है रेडियो सक्रियता में, क्या यह बाहरी कारक पर निर्भर करते हैं, गैस पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं, दाब पर निर्भर करते हैं? तो कहा गया नहीं, यह इन कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता है क्या यह गैस, बाहरी ताप पर निर्भर करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा नहीं निर्भर करता है। तो रेडियो सक्रिय तत्व में, जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, फ्रांसियम है। और दोस्तों जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व देखे गए हैं अभी तक, सभी याद रखिएगा वैसे तत्व हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या 83 है या 83 से अधिक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जिसका परमाणु संख्या 83 है, परमाणु संख्या 83 है या 83 से अधिक है, वैसे तत्व ही रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे समस्थानिक में मैंने बताया था दोस्तों, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जिसका नाम है ट्राइटियम, हाइड्रोजन 1,3, ठीक है। याद रखिए हाइड्रोजन 1,3 रेडियो सक्रिय तत्व है, यह रेडियो सक्रियता गुण दिखलाते हैं, ठीक है। आप सभी पर चर्चा करूंगा मैं धीरे धीरे से, आप सभी को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। मैं थोड़ा सा आराम से बात करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, पूरा पर्चा खोलता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम के बारे में। अब देखिए यूरेनियम का संकेत होता है दोस्तों यू, इसका परमाणु संख्या होता है 92, इसका परमाणु भार होता है 238। दोस्तों यूरेनियम जो है, यूरेनियम इसे कहा जाता है आशा धातु, याद रखिएगा आशा धातु, मेटल, होप ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल ऑफ होप, आशा धातु से कहा जाता है यूरेनियम को। इस बात को याद रखिएगा। इसका जो अयस्क होता है ये होता है, याद रखिएगा पीच ब्लेड। इसका फार्मूला होता है U3O8, पीच ब्लेड। और दोस्तों इसे यूरेनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, यूरेनियम ऑक्साइड, देख लीजिए U3O8 है, इसे यूरेनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। और जानते हैं इसी से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। इसी जब अयस्क है तो अयस्क से ही धातु निकलता है। यूरेनियम एक धातु है, यूरेनियम जिसका परमाणु संख्या 92,238 है परमाणु भार, और इसका अयस्क कौन है दोस्तों? पीच ब्लेड। इसका फार्मूला होता है U3O8 और इसी से यूरेनियम निकाला जाता है। और U3O8 इसमें यूरेनियम और ऑक्सीजन, इसलिए इसे यूरेनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब इसे यूरेनियम ऑक्साइड कहते हैं तो इसे दोस्तों सीमा पर बेचा जाता है, मतलब सरहद पर बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे दोस्तों परमाणु बम बनते हैं। आयुध निर्माण में, हाइड्रोजन बम बनाने में, परमाणु बम बनाने में, अणु बम बनाने में दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे मतलब तस्करी किया जाता है सीमा पर, सरहद पर तस्करी किया जाता है इसका। तो क्या सरहद पर जो तस्करी किया जाता है किस नाम से तस्करी किया जाता है, इस वाले पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इसे सीमा पर जो तस्करी किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों, देखने में पीला लगता है और केक जैसा होता है, इसलिए इसे येलो केक के नाम से सीमा पर इसका तस्करी किया जाता है। याद रहेगा, येलो केक के नाम से, पीला केक के नाम से इसका सीमा पर तस्करी किया जाता है। इतना बात याद रखिए। उसका मैं आता हूँ यूरेनियम के समस्थानिक के बारे में। तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों वो लगभग होते हैं 6। यूरेनियम 92,232 से स्टार्ट होता है, यूरेनियम 92,233, यूरेनियम 92,234, यूरेनियम 92,235, यूरेनियम 92,236, यूरेनियम 92,237 नहीं होता है, यूरेनियम 92,238। इतने यूरेनियम के समस्थानिक 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा 32 से स्टार्ट कीजिएगा, 38 तक जाइएगा, 37 नहीं होता है। इसमें दोस्तों जो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम 92,238। और याद रखिएगा सभी यूरेनियम रेडियो सक्रिय तत्व हैं, लेकिन 92,238 वो रेडियो सक्रिय नहीं है, याद रहेगा। और यह प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? यूरेनियम 92,238। और याद रखिएगा यूरेनियम 92,235 है, ये प्राकृतिक में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विस्फोटक यही है यूरेनियम 92,235, और परमाणु बम बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है यूरेनियम 92,235। चलिए दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया यूरेनियम। अब मैं बात करता हूँ यूरेनियम, जब इतनी बात कर रहा हूँ तो एक बात और बता देता हूँ। ये ज्योग्राफी का टॉपिक से मेरे को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा। यूरेनियम का सबसे उत्पादक राज्य कौन है भारत में? तो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य दोस्तों वो है झारखंड, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों है वो है आंध्र प्रदेश।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में थोड़ा दिन पहले 2011 में एक भंडार खोजा गया यूरेनियम का, जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, तो मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश के एक तुमलापल्ली ऐसा जगह है जहाँ यूरेनियम का सबसे बड़ा विशाल भंडार का खोज किया गया है, और विश्व का सबसे बड़ा विशाल भंडार यही है। कौन है? आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली। याद रहेगा इस बात को दोस्तों। यूरेनियम मैंने बता दिया पूरा। अब पूछा जाता है यूरेनियम का यूज क्या है। तो दोस्तों यूज के लिए आपको पता है, मैं विशेष ट्रिक देता हूँ, जो है उसी को लिख जाइए, यूज आपको पता हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों? यूरेनियम। तो आप लिख जाइए यूरेनियम ऐसे, यूरेनियम। चलिए बोलिए मेरे साथ, यू से दोस्तों याद रखिएगा यूज ऑफ न्यूक्लियर सेक्टर, नाभिकीय क्षेत्र में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रे से दोस्तों रेडिएशन उत्पन्न करने में, रेडिएशन उत्पन्न करने में दोस्तों, इसीलिए फोटोग्राफिक प्लेट में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफिक प्लेट के साथ जब रेडिएशन है दोस्तों, तो आपका पता होगा बहुत सारे रेडिएशन से बहुत सारी बीमारी छूटते हैं। तो याद रखिए यूरेनियम का चिकित्सा क्षेत्र में भी औषधि में प्रयोग किया जाता है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में यूरेनियम के एक विशेष प्रकार के यौगिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है यूरेनियम नाइट्रेट। याद रखिएगा यूरेनियम नाइट्रेट, इस बात को लिख लीजिए। अगला है दोस्तों ना से दोस्तों याद रखिएगा न्यूक्लियर आयुध बनाने में। न्यूक्लियर आयुध में क्या क्या आता है दोस्तों? न्यूक्लियर आयुध में 2-3 प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक आता है परमाणु बम, दूसरा आता है अणु बम, और तीसरा आता है दोस्तों मिसाइल। और याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन कहा जाते हैं, वो जो मिसाइल बनाते हैं दोस्तों यूरेनियम से ही बनाए थे। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला याद रखिएगा दोस्तों यू से या इसको या करके याद रखिएगा अमोनिया बनाने में। दोस्तों जब अमोनिया बनाया जाता है तो किसी को पता है अमोनियम किस विधि से बनाया जाता है दोस्तों? अमोनिया जो बनाया जाता है वो हैबर विधि से बनाया जाता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, इसे हैबर विधि कहते हैं। इसमें कुछ उत्प्रेरक है, मैं अमोनिया पढ़ाऊंगा तो पूरा बता दूंगा दोस्तों। अमोनिया बनाने में दोस्तों इस यूरेनियम के यौगिक का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखिएगा इस बात को, अमोनिया बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों मां से मिश्र धातु बनाने में। और मैंने दोस्तों जितना यूरेनियम आपको बता दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, उसके बाद नोट्स पढ़े तो पूरा कंप्लीट हो जाए। दोस्तों यूरेनियम एक तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व या धातु है, जिसका परमाणु संख्या 9238 होता है परमाणु भार। इसे आशा धातु कहते हैं और इसके 6 समस्थानिक हैं 32, 33, यूरेनियम 9232, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237 नहीं होता है, 9238 होता है। 9238 प्राकृतिक में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और 9235 सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। 9238 रेडियो सक्रिय नहीं है और 9235 सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रिय, सबसे ज़्यादा विखंडन वही करता है, सबसे ज़्यादा परमाणु बम उसी से बनाया जाता है। और दोस्तों इसका जो खोज किया था वो खोज किया था कलाप्रोथ। याद रखिएगा खोज किसने किया था यूरेनियम का? कलाप्रोथ ने। ठीक है दोस्तों, पूरे याद रखिएगा इसको, खोज किसने किया था? कलाप्रोथ ने याद किया था, खोज किया था। दोस्तों आप याद कर सकते हैं, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को जब इतना बात याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है? आप हमसे कम है किसी मामले में? नहीं, हमसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा याद कीजिए। तो खोज किसने किया था? कलाप्रोथ ने खोज किया था इसका। दोस्तों भारत के झारखंड में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है और अरुणाचल प्रदेश में विशाल भंडार का खोज किया गया है। इसको पूरा बात को आप मद्देनजर रखते हुए दफा 302 के तहत आपको पूरा याद करना होगा, नहीं तो आपको फांसी दी जाएगी। ठीक है, पूरे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम मैंने बता दिया दोस्तों। अब मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों। चलिए मैं आगे आता हूँ, आगे बताऊँगा। अब आगे आता है दोस्तों थोरियम। थोरियम जो है इसका परमाणु संख्या होता है 90 और परमाणु भार होता है 232, बहुत इंपॉर्टेंट है थोरियम। ठीक है, और इसका जो मुख्य अयस्क है दोस्तों, उस बात को याद रखिएगा, इसका मुख्य अयस्क उसका नाम है मोनोजाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोजाइट किसका अयस्क है तो थोरियम का। इस बात को हमेशा माइंड में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोजाइट से कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है दोस्तों? वह है थोरियम। ठीक है, मोनोजाइट। अब इससे दोस्तों बनाया जाता है खास एक प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है जिसका नाम है थोरमेट। अब इसका यूज किया जाए दोस्तों तो लिखिए थोरियम। तो थो से याद रखिएगा दोस्तों, थोरमेट बनाने में पूछा जाता है एग्जाम में। थोरमेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? थोरियम का। डी से दोस्तों रॉकेट में, और रॉकेट में दोस्तों थोरियम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा यूज ऑफ न्यूक्लियर सेक्टर, नाभिकीय सेक्टर में दोस्तों थोरियम का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा नाभिकीय सेक्टर में जितने रेडियो सक्रिय तत्व है सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूज ऑफ न्यूक्लियर सेक्टर। और मां से दोस्तों मिश्र धातु बनाने में आपका थोरियम कंप्लीट, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों थोरमेट बनाने में, और दूसरा इंपॉर्टेंट है थोरियम का जो अयस्क है मोनोजाइट ए। ठीक है, अगला है दोस्तों फ्रांसियम। पूरे रेडियो सक्रिय तत्व में एक ही तत्व है जो दोस्तों जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है फ्रांसियम।
चलिए इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसका खोज हेनरी बेकरवेल, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी ने किया था। क्योंकि वो वैज्ञानिक फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए इसका नाम फ्रांसियम रखा गया। आगे है दोस्तों एक तत्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्लूटोनियम, ठीक है। इसका परमाणु संख्या होता है 94, परमाणु भार होता है 244। प्लूटोनियम दोस्तों परमाणु संख्या परमाणु भार सबका याद कर जाइएगा, आगे काम देगा इसी लेसन में। और आप लोग अच्छे से देखते रहिए, पूरा कंप्लीट करते जाइए, पूरा लेसन खत्म होते होते आपका कंप्लीट हो भी जाएगा। तो प्लूटोनियम याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 94 और परमाणु भार कितना होता है 244। प्लूटोनियम इसमें क्या है दोस्तों, इसमें खास क्या है कि जो जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो गिराया गया था दोस्तों, कब 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जो परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, वो गिराया गया था, वो बना हुआ था परमाणु बम, वो बना था यही प्लूटोनियम और प्लस यूरेनियम का, याद रखिएगा। प्लूटोनियम और यूरेनियम का बनाया गया था परमाणु बम, यही गिराया गया था यहाँ। तो आपका 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया, यूरेनियम, थोरियम, फ्रांसियम और प्लूटोनियम। दोस्तों ये चारों तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार फिर रिवीजन कर ले, नोट्स भेजूंगा उसको अच्छे से पढ़ ले दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार माइंड में बैठा लें। अब आगे मैं बात करूँ दोस्तों, ये चारों तत्व थे, उस समय का सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व था उसका नाम था यूरेनियम, ठीक है। चलिए मैं आता हूँ आगे, उस तत्व का नाम क्या था दोस्तों, यूरेनियम। और एक घटना कब की थी दोस्तों, रेडियो सक्रियता की खोज की घटना कब की थी, 1886 की। अब उस समय यूरेनियम तो था ही, उस समय प्रयोग करते 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 मैडम क्यूरी और तथा प्रोफेसर पी क्यूरी, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर पी क्यूरी, इस दोनों ने मिलकर और दोस्तों एक नए तत्व का खोज कर दिया जो रेडियम से, एक नए तत्व का खोज कर दिया जो यूरेनियम से लगभग 10 लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। अब अजीब बात है, यूरेनियम उस समय का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व था, सबसे अच्छा रेडियो सक्रिय पदार्थ था, जो सबसे अधिक विस्फोट करता था। यूरेनियम का एक समस्थानिक था जिसका नाम था 9235, यही सबसे ज़्यादा विस्फोट करता था, मैंने बताया भी आपको। और यह प्राकृतिक में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और जानते हैं रेडियो सक्रिय तत्व अगर कोई गर्भवती महिला के अगर रेडियो सक्रिय तत्व से प्रभाव पड़ जाए तो वो कभी माँ फिर नहीं बन पाएगी। और दोस्तों यह बहुत हानिकारक होता है, अपंग, लूल्हा, लंगड़ा ऐसे बना देता है। जापान में अभी भी इसका प्रभाव आप लोग देख सकते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व था वो था यूरेनियम। लेकिन मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी ने मिलकर एक ऐसा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व का खोज किया, उसका नाम था दोस्तों रेडियम, जो यूरेनियम से 10 लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। यूरेनियम से कितना दोस्तों, 10 लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। उसका नाम क्या था दोस्तों, याद रखेगा, रेडियम, जो दोस्तों चमकीला होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सबसे महंगा पदार्थ भी अभी दुनिया का रेडियम है, ठीक है, कठोर भी होता है। अब याद रखिएगा रेडियम महंगा पदार्थ है, कठोर भी होता है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है रेडियम। इसका खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी ने। कब खोज की थी दोस्तों, तो रेडियो सक्रियता की घटना कब थी, 1886। इसे रिसर्च करने लगा 1887 में इसका नाम दे दिया गया था। दोस्तों 1 साल बाद 1888 में रेडियो सक्रियता का रेडियम का खोज हुआ, और 1888 में रेडियम का खोज हुआ, उसका ठीक इसके 5 साल बाद 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा 1903 ईस्वी में हेनरी बेकरेल, मैडम क्यूरी और प्रोफेसर पी क्यूरी, ये तीनों को मिला के सम्मुख रूप से मैं सभी को एक साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1903 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। मैं जितना बात बता रहा हूँ शायद आपको पसंद आ रहा हो, क्योंकि बहुत मेहनत करके बता रहा हूँ। प्लीज़ इस मेहनत को बेकार न जाने दे, प्लीज़ कंप्लीट कर ले दोस्तों। 1886 में रेडियो सक्रियता का खोज हुआ, 1887 में अच्छे से खोज हुआ, इसका नाम दिया गया, और 1888 में रेडियम का खोज हुआ। 5 साल बाद 1903 ईस्वी में रेडियम के खोज के लिए और रेडियो सक्रियता के खोज के लिए मैडम क्यूरी, प्रोफेसर क्यूरी, हेनरी बेकरेल को बुलाकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर, इस बात को याद रखिएगा, मैडम क्यूरी, प्रोफेसर क्यूरी को फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा ऐसे 2 इंसान हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक बार केमिस्ट्री के लिए, एक बार फिजिक्स के लिए। एक तो फिजिक्स के लिए था और इसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा किसको, प्रोफेसर क्यूरी और मैडम क्यूरी और प्रोफेसर क्यूरी दोनों को दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ आगे दोस्तों, रेडियो सक्रियता की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ तो 1903 की बात है दोस्तों, याद रखिएगा 1903 की बात है। और 1903 में नहीं तो दिया गया था, मैंने बता दिया। याद रखिएगा 1902 में, इससे एक साल पहले 1902 में 2 वैज्ञानिक थे बहुत बड़े। एक थे दोस्तों, याद रखिएगा, रदरफोर्ड, और एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम था सोडी। रदरफोर्ड और सोडी ने बताया कि जो पदार्थ है रेडियो सक्रिय पदार्थ,
इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर उस अदृश्य किरणें के बारे में पता लगा लिया। और सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी बात है, जिसको हम देख नहीं सकते उसके बारे में पता लगा लिया, उनका नाम दे दिया, उनके गुण के बारे में चर्चा कर लिया। दोस्तों वो किरण का नाम पता चला कि पहला किरण था जिसका नाम था दोस्तों अल्फा किरण, दूसरा किरण था उसका नाम था दोस्तों बीटा किरण, और तीसरा किरण था उसका नाम था दोस्तों गामा किरण। और दोस्तों अल्फा, बीटा, गामा तीनों पर होगा अगली क्लास में हंगामा, इसलिए दोस्तों देखना ना भूलिए। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज ही अपलोड होगा और मैं कोशिश करूंगा कल तक रेडियो सक्रियता इंड करने के लिए। आज आपको 3 वीडियो प्राप्त होंगे रेडियो सक्रियता के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इसको मिस ना करें। ये तो हमारा इसका परिचय था रेडियो सक्रियता का। अब जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा होगी हंगामा, परमाणु बम होगा आपके नाक में दम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा बताने वाला हूँ। अणुबम, नाभिकीय नाभिकीय विखंडन, प्लीज इस वीडियो को मिस मत करें, पूरा देख लें, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों अच्छे से। अभी मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।